हेलो, मेरा नाम नरेश तिवारी और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा मध्यकालीन भारत का ही एक चैप्टर है, एक पार्ट है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है 1206 ईस्वी से 1215 ईस्वी, 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं। इसी दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आते हैं। हाँ, आपको पढ़ाएंगे आज प्रथम वंश गुलाम वंश। गुलाम वंश भारत का प्रथम मुस्लिम वंश था। भारत का प्रथम मुस्लिम वंश था जिसकी स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, क्या था। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक कभी तो राजा नहीं था, कभी राजा के पद पर नहीं बना था, न ही कभी सुल्तान बना था, यह केवल एक सेनापति हुआ करता था। सेनापति की ही गद्दी पर बैठा जिंदगी भर और अपने राजा मानता था मोहम्मद गौरी को अपना राजा माना करता था। इसने देखो, लाहौर, इसकी जो राजधानी हुआ करती थी, वो लाहौर हुआ करती थी। जब इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, लाहौर की जनता के कहने पर इसने गुलाम वंश की स्थापना की थी भारत में। ठीक, जब भारत में स्थापना की तो इसने लाहौर को ही क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। देखो, जब आदमी को फायदा होता है तभी कुछ कहता है, तभी तो इसने कहा था गुलाम वंश की स्थापना को लाहौर की जनता ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां पर काफी अपनी धन दौलत लुटाई थी, काफी पैसे बांटे थे, और इसी पैसे को बांटने के लिए इसे एक नाम दिया गया था जिसका नाम होता है लाख बख्श। इसका एक नाम हुआ करता था, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता, लाख बख्श कौन हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, आपको बताएं ऐबक का मतलब क्या होता है। ऐबक का मतलब क्या होता है? ऐबक आखिर क्या है? तो चंद्रमा का देवता। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। इसे लाख बख्श भी बुलाते थे, चंद्रमा का देवता इसका नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, इसलिए इसको चंद्रमा का देवता बोलते थे। आया समझ में? इसने कुतुब मीनार की भी नींव रखी थी, हमने बताया था, अपने ही गुरु के नाम पर। ठीक, अब आगे बात करते हैं इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। मृत्यु चौगान खेलते समय। चौगान का मतलब होता है पोलो। घोड़े पर ये पोलो खेल रहा था और उसी पोलो से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, अभी ये भी बात है कि ये पोलो खेल का प्रचलन भारत में सबसे पहले किसने किया था? हम आपको बता दें, ये तुर्की हुआ करते थे, इसलिए आंसर में पोलो खेल का प्रचलन के लिए क्या नाम आएगा? तुर्की। फॉर एग्जाम्पल कई एग्जाम आएंगे, तुर्कियों ने किया था, मंगोलों ने किया था, फॉर एग्जाम्पल ऐसे। देखो, इसका जो गुलाम हुआ करता था प्लस दामाद,
जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ करता था प्लस दामाद, वो बदायूं का इक्तेदार था जिसका नाम था इल्तुतमिश। ये बदायूं में इसने इसको काम पर लगाया था इल्तुतमिश ने। ठीक, जब इसकी मृत्यु हुई तो मृत्यु होने के उपरांत इसका ही पुत्र गद्दी पर बैठा था। इसका ही पुत्र कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र 1210 ईस्वी में, जिसका नाम था आराम शाह। आराम शाह गद्दी पर बैठ गया, लेकिन आराम शाह एक अयोग्य आदमी हुआ करता था, अयोग्य राजा था, इसलिए यह अच्छे से राज नहीं चला पाया। लेकिन बदायूं के ही इक्तेदार इल्तुतमिश ने एक बात बोली, ये तो गुलाम वंश है, इसमें तो केवल गुलामों को ही राज करने का अधिकार है। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम हुआ करता था मोहम्मद गौरी का, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तो इल्तुतमिश है, तो राज तो इल्तुतमिश को करना चाहिए ना। इसलिए बदायूं से इल्तुतमिश ने आक्रमण कर दिया बहराम शाह पर, और बहराम शाह की मृत्यु करने के बाद दिल्ली की गद्दी पर, गुलाम वंश की गद्दी पर बैठता है इल्तुतमिश। ठीक, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मकबरा था वह भी कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में ही इसका मकबरा स्थित है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि गुलाम वंश की प्रथम राजधानी कहां होती है, तो वो कहां पर है, लाहौर, हमने अभी बताया था आपको। ठीक, 1211 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश गुलाम वंश की गद्दी पर बैठा। ठीक, देखो इल्तुतमिश ने गुलामों का गुलाम भी बोला जाता है, गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश को क्या बोला जाता है, गुलामों का गुलाम, क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और देखो प्रथम सुल्तान भी यही था। प्रथम सुल्तान, देखो क्वेश्चन है गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान ये हो गया, और क्वेश्चन ये भी आता है कि प्रथम सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था। लेकिन अंतिम सुल्तान कौन था, अंतिम सुल्तान कौन हुआ करता था, तो लोदी वंश का अंतिम राजा हुआ करता था, लोदी वंश का अंतिम राजा हुआ करता था सिकंदर लोदी, तो वही अंतिम सुल्तान कहा जाता था। ठीक, अब बात आई, देखो सबसे पहला बैटल इसने कब लड़ा था, सबसे पहला बैटल 1215 ईस्वी में इसका प्रथम युद्ध हुआ था, जिसे बोलते हैं हम तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध बोलते हैं। ये किस किस के बीच हुआ था, यल्दौज और इल्तुतमिश। यल्दौज और इल्तुतमिश, इसमें यल्दौज की मृत्यु करके इल्तुतमिश ने अपना राज आगे बढ़ाया था।
आया समझ में? यलदौज कौन था? यलदौज भी एक मोहम्मद गौरी का ही गुलाम हुआ करता था। कुबाचा, यलदौज, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 4 गुलाम हुआ करते थे। इसी यलदौज ने सोचा था कि मैं इल्तुतमिश को हराकर भारत में भी राज कर लूंगा, लेकिन इल्तुतमिश ने यलदौज को हरा दिया था। यह बैटल होती है 1215 ईस्वी में, तराइन का तृतीय युद्ध। ठीक, देखो इल्तुतमिश ने दल चालीसा की भी स्थापना की थी। ये दल चालीसा तुर्कान चहलगामी बोलते हैं इसे, तुर्कान ए चहलगामी, इसे तुर्कान चहलगामी भी बोलते हैं। दल चालीसा, इसमें 40 सरदारों का एक टीम हुआ करती थी। वो केवल और केवल सुल्तान की बात ही माना करती थी। 40 सरदारों की टीम हुआ करती थी जो केवल सुल्तान के ही पक्ष में लड़ा करती थी मरते दम तक। इसको ही क्या बोलते थे? दल चालीसा या तुर्कान चहलगामी। ये किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। ठीक, और आगे बताएं आपको इक्तेदार प्रणाली। इक्तेदार प्रणाली की भी स्थापना की थी। इक्तेदार प्रणाली थी क्या? जो भी सैनिक युद्ध में युद्ध करके आता है तो उसे युद्ध के बदले में कुछ जमीन दे दिया जाती थी। कुछ जमीन दे दी थी, उसी जमीन देने के काम को क्या करते थे? इक्तेदारी प्रणाली बोलते थे। इक्तेदारी, उस जमीन का वो क्या हो गया? इक्तेदार हो जाता था। इसे ही क्या बोलते थे? इक्तेदार प्रणाली बोलते थे। इक्ता दे देते थे। आया समझ में? ये होती है इक्तेदारी प्रणाली। ये किसने स्टार्ट की थी? इल्तुतमिश ने। आगे आपको बताएं, इसने चांदी का एक सिक्का चलवाया था। चांदी के सिक्का, इल्तुतमिश ने चांदी का सिक्का चलवाया था जिसे बोलते थे चांदी, टका, टंका बोलते थे। और एक चलाया था जिसने जीतल, जीतल का भी चलवाया था। देखो टका प्रेजेंट टाइम में कहां की करेंसी है? तो बांग्लादेश की, बांग्लादेश की करेंसी थी टका, अब है। इसी टका को किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने पहले ही चलवा दिया था। आया समझ में? देखो अब होती है 1221 की बात। 1221 में भारत में एंटर करता है चंगेज खान। भारत में एंटर कौन करता है? चंगेज खान। आखिर चंगेज खान था कौन? देखो, मंगोलिया, चाइना से ऊपर और रूस से नीचे एक देश हुआ करता है जिसे हम कहते हैं मंगोलिया। मंगोलिया के ही मरुस्थल गोबी, मंगोलिया के मरुस्थल गोबी में ही रहता था चंगेज खान। चंगेज खान इतना भयंकर आदमी था, इतना डरावना था कि उससे पूरी दुनिया डरती थी। और चंगेज खान ने जब खुद ही कहा था कि यदि मैं मर जाऊं, अपने सेनापति से कहा था यदि मैं मर जाऊं तो मेरा जो मरने के बाद मुझे लोग नहीं छोड़ेंगे। अपने सेनापति से कहता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कोई भी लोग नहीं छोड़ेंगे, उसे मुझे नोच नोच कर खा जाएंगे। इसलिए अपने सेनापति से इसने पहले ही बोल दिया था यदि मेरी मृत्यु हो और मुझे लोग दफनाने के लिए जाएं तो उन्हें वापस आते समय ही मार देना। और इसके सेनापति ऐसा ही करता है। वो आपको बता दें कि चंगेज खान की अभी तक कब्र का कोई भी पता नहीं चल पाया है। अभी तक कोई भी पता नहीं चला पाया है, क्योंकि पुरातत्व विभाग भी इसका कोई पता नहीं चल पाया है। ठीक, इसने भारत पर आक्रमण किया था 1221 ईस्वी को। आखिर क्यों किया था? एक आदमी था जलालुद्दीन,
जलालुद्दीन मरवरनी। जलालुद्दीन मरवरनी चंगेज खान के भाई को मारकर, चंगेज खान के भाई को मारकर भारत में आ गया था, सिंध में रहने। भारत में सिंध में रह रहा था। अब चंगेज खान को पता चला कि ये तो भारत में जाकर रह रहा है, तो चंगेज खान ने भारत पर अटैक किया और जलालुद्दीन मरवरनी हेल्प के लिए इल्तुतमिश के पास गया, लेकिन इल्तुतमिश ने कोई भी मदद नहीं की जलालुद्दीन मरवरनी की। और चंगेज खान ने कहा था इल्तुतमिश से, यदि आप आक्रमण करेंगे, इल्तुतमिश जलालुद्दीन मरवरनी का आप सहायता करेंगे तो हम दिल्ली पर आक्रमण करेंगे। लेकिन इल्तुतमिश ने कोई भी सहायता नहीं की थी जलालुद्दीन मरवरनी की। इसलिए चंगेज खान भारत आया, जलालुद्दीन मरवरनी को मारकर और वापस मंगोलिया लौट गया। इसे बोलते हैं प्रथम आक्रमण मंगोलिया, मंगोल, 1221 ईस्वी में। ठीक, आगे काम करता है इल्तुतमिश 1229 ईस्वी को, 1229 ईस्वी को कुतुब मीनार को पूरा करवाता है। जो कुतुब मीनार की नींव इसके ही एक ससुर ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, उसे ही ये कंप्लीट करवाता है 1229 ईस्वी को। आया समझ में? ठीक, अब बात करता हूं, देखो 1231 ईस्वी की बात है। इल्तुतमिश के 4 पुत्र हुआ करते थे। जब वो कालिंजर अभियान, बुंदेलखंड अभियान के लिए गया था, कालिंजर बुंदेलखंड में स्थित है। जब वो कालिंजर अभियान के लिए 1231 ईस्वी में गया था तो उसके चारों बेटे अयोग्य साबित हुए थे, चारों बेटे अयोग्य साबित हुए थे। लेकिन उसकी एक बेटी थी रजिया, उसने इल्तुतमिश की सहायता की थी। 1231 ईस्वी कालिंजर अभियान, कालिंजर अभियान पर उसकी ही बेटी ने उसकी सहायता की थी, रजिया ने। इसलिए वह चाहता था कि जो सारा की सारी जो मेरी जो आगे वाले जो राजा बन के आए वो मेरी पुत्री बने, रजिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु होने के उपरांत उसका बड़ा बेटा रुकमुद्दीन फिरोज शाह, उसका बड़ा बेटा रुकमुद्दीन फिरोज शाह फिरोज शाह 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के उपरांत गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक माय फ्रेंड, देखो हिस्ट्री समझ में तो आ रही है ना? यह समझ में आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक, देखो मैं डेली वीडियो एक अपलोड करता हूं, किसी कारणवश 2 दिन से नहीं अपलोड कर पाया था, लेकिन अब डेली ही अपलोड होगी। ठीक, रुकमुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया, लेकिन एक अयोग्य आदमी हुआ करता था। ठीक है, रजिया सुल्तान ने कहा था कि मेरे पिता ने तो वादा किया था कि मेरे मरने के उपरांत मेरी बेटी गद्दी पर बैठेगी, लेकिन मेरा भाई रुकमुद्दीन फिरोज शाह बैठ गया। इसलिए वह दिल्ली की जनता के सामने आती है और कहती है कि मेरे पिता ने वादा किया था कि मेरे मरने के उपरांत मैं गद्दी पर बैठूंगी। इसलिए वो खलीफाओं से बात करती है और खलीफा रुकमुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी से हटाकर
1236 ईस्वी में 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाती है। और यहीं से प्रथम कौन सन आता है? प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। ठीक, मतलब क्या है कि प्रथम महिला हमारे इतिहास में रजिया सुल्तान थी जो गद्दी पर बैठी थी 1236 से 1240 ईस्वी। 4 वर्ष तक इसने शासन किया था भारत दिल्ली की गद्दी पर। देखो, दिल्ली की गद्दी पर ये गई, महिला थी। उस समय पर्दा प्रथा का काफी प्रचलन था, लेकिन इसने पर्दा प्रथा को उल्लंघित कर दिया। यह खुले मुंह जाती थी राज दरबार में, लाल टोपी पहन के जाती थी। इस बात से काफी जो अमीर हुआ करते थे उस जमाने के, खलीफा हुआ करते थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले हुआ करते थे, उस बात से काफी नाराज हुए रजिया सुल्तान से। वो कहती थी एक तो महिला शासिका है ये, ऊपर से इसका तेवर बहुत अलग है। इसलिए रजिया सुल्तान ने अपने दो काफी महत्वपूर्ण आदमी हुआ करते थे इसके, एक तो भटिंडा का सूबेदार या इख्तियार इसने अल्तुनिया को बनाया। किसको बनाया? अल्तुनिया को। और बदायूं का इख्तियार इसने एतगीन को बनाया। एतगीन को तो इसने बदायूं का इख्तियार बनाया और भटिंडा का अल्तुनिया को बनाया था इख्तियार। इसके दो बहुत ही अच्छे गुलाम हुआ करते थे। ठीक, लेकिन आपको हम बात बता दें, एक आदमी हुआ करता था याकूत खान। एक आदमी हुआ करता था याकूत खान। याकूत खान एक घोड़े के अस्तबल में काम किया करता था, नौकर बन के। उसका काम क्या था? जब इल्तुतमिश उस घोड़े पर बैठता था तो उस घोड़े को हाथ से पैर, जैसे पैर पे हाथ पे पैर रखकर इल्तुतमिश चढ़ा करता था। इसी याकूत खान से रजिया सुल्तान का प्रेम प्रसंग हो गया। ठीक, और जब प्रेम प्रसंग हुआ तो इसी याकूत खान को रजिया सुल्तान घोड़ों का अस्तबल का अमीर ए आखूर नियुक्त कर देती है। इस बात से काफी जो लोग थे नाराज होते हैं। इसके जो मंत्री थे वो नाराज होते हैं कि याकूत खान को एक अमीर आखुर बनाना ठीक नहीं था। लेकिन 1240 ईस्वी में भटिंडा का जो इख्तियार हुआ करता था अल्तुनिया, उसने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके याकूत खान की मृत्यु कर दी, मार दिया। और इस बात से काफी खुश हुआ
रजिया सुल्तान का भाई हुआ करता था एक, बहराम शाह। खुश हुआ बहराम शाह, क्योंकि बहराम शाह ने दिल चालीसा को अपने लिए बना लिया था। उन्हें बहका दिया था कि आप एक महिला के अंदर काम करेंगे, आपका मतलब महिला के अंदर काम करेंगे आप। इसलिए बहराम शाह ने कहा था तुम मेरे अंदर काम करो, मैं तुम्हें अच्छा मंत्री बना दूंगा दल चालीसा के लिए। ठीक, और इसी दल चालीसा को अपने अंदर ले लेता है। लेकिन दल चालीसा काम था रजिया सुल्तान का मदद करना था ना। लेकिन जब अल्तुनिया ने इस पर अटैक कर दिया और याकूत खान को मार दिया, तो बहराम शाह ने कहा अब तो अल्तुनिया मार देगा रजिया सुल्तान को और मैं बन गया राजा। लेकिन अल्तुनिया दो शर्त रखता है, या तो दिल्ली की गद्दी मुझे दे दो, नहीं तो मुझसे शादी कर लो। इसी बात को रजिया सुल्तान मान लेती है और अल्तुनिया से विवाह कर लेती है। और फिर कैथल के पास, कैथल हरियाणा कैथल के पास ये रात बसेरा करते हैं, रात को ठहरते हैं वहां। और बहराम शाह की दल चालीसा इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान को चारों तरफ से घेर लेती है। और जो गाना है रजिया गुंडों में फंस गई, इसी बात को सही साबित होती है। और वो फंस भी गई थी, ऐसा नहीं है फंसी नहीं थी। ठीक, और रजिया सुल्तान की यहां पर मृत्यु हो जाती है। रजिया सुल्तान को मार देते हैं दल चालीसा। रजिया सुल्तान को मार देती है। ठीक, और यहीं पर इसका जो अगला राजा बनता है गुलाम वंश का, अगला बनता है बहराम शाह। 1240 से 1242। आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे 1240 से 1242 में गुलाम वंश आगे बढ़ाएंगे। 90 तक रहेगा गुलाम वंश। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।